एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका 15 डेज की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज में। और आज हमारा जो टॉपिक हम करने वाले हैं उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो कितना कवर हो चुका है। तो आप जानते ही हैं कि हम ये जो आपका सेकंड वाला यूनिट है ये कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट आपका मूल्य आधारित शिक्षा भी हमारा कवर हो चुका है और ये कक्षा अनुशासन यानी डिसिप्लिन वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान भी हम पूरा कर चुके हैं। तो इसके साथ साथ हमारा यूनिट 7 शैक्षिक तकनीकी भी आपका कंप्लीट हो गया। इसकी वीडियो आपकी कल आपको देखने को मिली होगी। तो आ रहा है ना कॉन्फिडेंस आपको। हम सिलेबस देखिए, अभी तक हमारे सिर्फ 6 दिन हुए, 6 दिन के लेक्चर्स हुए और आपका कितना सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, आपको अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपनी प्रिपरेशन में जी तोड़ मेहनत करेंगी। चलिए, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका यूनिट 8 शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि और यूनिट 10 शैक्षिक मूल्यांकन, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सीसीई को समझेंगे। तो यह आपका कैसे रहेगा, हम इसमें मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन के बाद हम टूल्स भी देखेंगे, किन किन टूल्स के माध्यम से हम ये प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हिंदी में कहते हैं मापन, आकलन और मूल्यांकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कि मेजरमेंट क्या है। It refers to the process by which attributes or dimensions of some physical object are determined. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक वस्तु या किसी गुण की हम एक संख्यात्मक वैल्यू या मान बता सकते हैं। ठीक है, हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरा जो वजन है वो 40 किलो है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने वजन को 40 किलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, एक संख्यात्मक मैंने उसका एक मान बता दिया। इसे एजुकेशन में हम किस तरीके से यूज करते हैं, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हम देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका टेस्ट लेंगे या एग्जाम लेंगे, तो उसमें हम बच्चों को मार्क्स देते हैं। ठीक है, बच्चों को मार्क्स देते हैं। अगर आपने टेस्ट लिया है तो मान लीजिए आपने 10 नंबर का टेस्ट लिया है, किसी बच्चे के 8 आए तो आपने कहा 10 में से 8 आए। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्स में बच्चों को कितने मिले, जैसे मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, उसके 75 नंबर आए, तो इससे कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि बच्चे का अधिगम कितना हुआ है, कितनी लर्निंग हुई है, साल भर में जो हम उसे सिखाना चाहते थे वो कितना सीख पाया। ठीक है, तो लेकिन ये जो है ये एजुकेशन सिस्टम में पहले इस्तेमाल किया जाता था। पहले का मतलब आज भी किया जाता है, लेकिन पहले जो निर्भरता थी वो मेजरमेंट पे बहुत ज्यादा थी। आपने साल भर बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद आपने फाइनल में एग्जाम्स लिए, बीच में भी एक बार फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म भी होते हैं, लेकिन फाइनल में आपने एग्जाम्स लिए और एग्जाम्स में जैसे भी बच्चे ने किया है कॉपी में, उसने वही रट के लिखा है, याद करके, या जो भी क्वेश्चंस आपने साल भर बच्चे को पढ़ाए थे वो सब उसने वहां लिखे हैं, उसके बेसिस पे आपने उसको मार्क्स दिए और डिसाइड हो जाता है कि भाई वो अगली क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, या वो उसी क्लास में रह जाएगा, फेल होगा अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा तो मेजरमेंट जो था वो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ने पढ़ाई लिखाई में कितना सीखा है उसको आप कह सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष पे ध्यान दे रहे हैं। ये पहले होता था, बाद में ये जरूरत महसूस हुई कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो स्कूल में वो सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ी आ रहा है, वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए आ रहा है। उसमें जब उसके दोस्त बनते हैं, उसके मित्र बनते हैं, जब वो अन्य टीचर से मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ता है, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, ड्रामाज में हिस्सा लेता है, संगीत सीखता है, योगा सीखता है, तो इतनी सारी चीजों में उसका जो है विकास हो रहा है। तो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे उसको स्कोर देकर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें उसकी अन्य एबिलिटीज, जो उसकी अन्य क्षमताएं हैं, उसको भी तो जांचना है। सिर्फ हम पढ़ाई लिखाई को ही क्यों जांचें। तो यहीं से आपका नया कॉन्सेप्ट आता है आकलन का। ठीक है, आकलन या असेसमेंट, ये क्या है, आकलन को जानकारी इकट्ठा करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस तरीके की जानकारी, जब बच्चा जो है कक्षा में आया या स्कूल में आया तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, बहुत सारी चीजों में हिस्सा लेता है, उन सभी पहलुओं को भी यहां पर क्या किया जाता है, जांचा जाता है। इसी को आकलन कहते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बच्चे ने स्पोर्ट्स में कैसा किया, ठीक है, बच्चे ने डांस, अगर बच्चा करता है डांस में कैसा किया, बच्चा डिसिप्लिन में कैसा है, अनुशासन में कैसा है, ठीक है, पंक्चुअल है या नहीं, समय पर आता है या नहीं, पंक्चुअलिटी में कैसा है, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें आप बच्चे को जांच सकते हैं।
इसी को जब हम एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, असेसमेंट या आकलन। मेजरमेंट जो है उससे हमें क्या मिलता है, स्कोर मिलता है, ठीक है, ये जो मार्क्स मिले इसका आप स्कोर कहेंगे। और असेसमेंट से हमें क्या मिलता है, एक रिकॉर्ड मिलता है। टीचर के पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं जिसमें सारे बच्चों के नाम लिखे होते हैं, और उसके आगे वो हर एस्पेक्ट में जो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, इन एस्पेक्ट्स में सबके आगे वो रिकॉर्ड रख सकती हैं कि बच्चा कौन सी चीज में कितना अच्छा करके दिखा रहा है, ठीक है, कौन सी चीज में उसका इंटरेस्ट है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है ये आपका असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो असेसमेंट जो है ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, अभिन्न अंग है। आप इसे टीचिंग लर्निंग से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जब आ रहा है तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। लर्निंग सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं होती, लर्निंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती है, ठीक है। बच्चा जो है सामाजिक रूप से विकसित होता है, बच्चा जो है शारीरिक रूप से विकसित होता है, बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्कूल में। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उसको जांच कर आगे की कक्षा में बढ़ा दें। देखिए आप, असेसमेंट से हमें क्या मिला, रिकॉर्ड मिला, और मेजरमेंट से हमें क्या मिला, स्कोर्स मिले। अब ये जो असेसमेंट है आपका, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक है, इसके कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे क्लासरूम असेसमेंट में हम जनरली इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। सीखने की जगह कई जगह आपको अधिगम भी लिखा हुआ मिलेगा। अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना ही होता है, ठीक है, लर्निंग। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। चलिए अब देखते हैं कि ये सब है क्या। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। तो यहां सीखने के लिए आकलन हो रहा है, बच्चे को सिखाना कैसे है इसके लिए आकलन हो रहा है। मतलब यहां पर क्या होता है, शिक्षा जो है आपकी अभी चल रही है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है आपकी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ये अभी खत्म नहीं हुई है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी साल खत्म नहीं हुआ है। हम बीच में बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं। जो टेस्ट आप लेते हैं उनसे आपको पता चलता है बच्चा कितना सीख रहा है कितना नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया या कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद टीचर ने क्या किया, एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए उसी चैप्टर में से, और टीचर अब ये देख रही है कि कितने बच्चे जो है उसमें अच्छा करके दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए सभी बच्चे जो है उसमें अच्छा करके दिखा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों को समझ में आ गया। और अगर अधिकतर बच्चे जो है उसमें नहीं कर पा रहे, यानी उसमें मार्क्स अच्छे नहीं ला रहे, तो इसका मतलब टीचर को यह समझ में आ जाता है कि अभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो देखिए, सीखने के लिए आकलन जो है दो तरीके से, दो आप कह सकते हैं तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। पहला तो है जहां आप बच्चों को आकलन कर रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझ में आया है या नहीं, और ये टीचर के लिए भी किसका काम कर रहा है, फीडबैक का काम कर रहा है, ठीक है। फीडबैक हिंदी में कहेंगे पृष्ठ पोषण। टीचर को क्या फीडबैक मिला, अगर ज्यादातर बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाए तो टीचर को ये फीडबैक मिला कि अभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, मुझे दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब आपको अपनी शिक्षण विधियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, नए एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे, कुछ एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, और पुनः आपको ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि अधिकतर जो बच्चे जो उसको नहीं समझ पा रहे थे उनको अब समझ में आए, ठीक है। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है उसके 2 फायदे होते हैं। आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि पहला तो पता चल जाता है कि बच्चा जो है सही ट्रैक पे है या नहीं, ठीक है, बच्चा सही मार्ग पे चल रहा है या नहीं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं, हमारी जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सही तरीके से चल पा रही है या नहीं। या फिर दूसरा होता है उसका फायदा, टीचर के लिए एक फीडबैक का काम करता है, पृष्ठ पोषण काम करता है कि मैं जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही हूं वो सही है या नहीं, क्या मुझे अपनी शिक्षण विधियों में, टीचिंग लर्निंग एड्स में, कुछ गतिविधियों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और उसी के बेसिस पर निर्णय लिया जाता है। तो यह है आपका सीखने के लिए आकलन। इसमें आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज आ सकती है, ठीक है, जैसे कि आप टेस्ट ले लीजिए, ओरल क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आपने कोई प्रोजेक्ट बनवा लिया, या आपने बच्चों से होमवर्क जो दिया है उसको चेक किया, होमवर्क में भी पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये सीखने के लिए जो आकलन होता है इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ये जो सीखने के लिए आकलन है इसमें आपके एफएज आते हैं, ठीक है। एफए क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये आपका किसके साथ आया था, सीसीई के साथ आया था, ठीक है, सीसीई। सीसीई क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब निरंतर बच्चों का आकलन होता रहे,
कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में करिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं, और बच्चों का इस तरीके से मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। तो इसके तहत आया था, सीबीएसई लेकर आया था सीसी को हम डिटेल में कवर करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो अब देखिए ये लेकर आया था जब सीसी का पैटर्न, तो इसमें आपके 4 तो एफए होते हैं और 2 आपके ऐसे होते हैं, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट तो आप एग्जाम, इसको एग्जाम कहिए, ठीक है। तो 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं, पहला SA1 और दूसरा SA2, और 4 आपके जो होते हैं वो एफएज होते हैं। मतलब जो पहला एग्जाम है SA1, उससे पहले 2 एफए होते हैं, FA1 and 2, और जो दूसरा एग्जाम है SA2, उससे पहले भी आपके 2 एफए होते हैं, FA3 और FA4, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो जो एफए है वो आपका सीखने के लिए आकलन में आएगा। दूसरा है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीखने का आकलन। अब जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समाप्त हो गई है, बच्चे को पढ़ा दिया आपने, अब आप लास्ट में फाइनल एग्जाम्स ले रहे हैं, ठीक है। पूरा एकेडमिक ईयर खत्म हो गया, साल भर आपको जो पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, अब फाइनल में आप एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा साल भर में। तो ये होता है सीखने का आकलन, इसमें आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग जब हम करते हैं तो यहां हमारे पास सुधार की गुंजाइश है, आप सुधार कर सकते हैं, तभी तो टीचर के लिए फीडबैक का काम कर रहा है, टीचिंग अपनी मॉडिफाई करेंगे वो, लेकिन यहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। फाइनल एग्जाम में अगर आपको पता चल भी गया कि बच्चे को नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, यहां तो पास करना है या फेल करना है, ठीक है। यही मेजरमेंट में पहले होता था। तीसरा है आपका असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन। अब देखिए अधिगम के रूप में आकलन में क्या होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं और खुद अपना आकलन करते हैं उस समय भी उनकी लर्निंग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा जो है एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा है, उनको रिवाइज कर रहा है, और इसके बाद वो अपने मित्र से कहता है कि तुम मुझसे इस क्वेश्चंस को पूछो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सीखने के रूप में आकलन, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है तो उस बच्चे की भी लर्निंग हो रही है, क्योंकि बच्चा ये समझ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे समझ में आ गए, किसमें मैं अभी भी अटक रहा हूं, कौन से में मुझे अभी और ध्यान देने की जरूरत है। तो सीखने के रूप में आकलन हो रहा है, यानी आकलन होते होते भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, ठीक है। इसमें आपको एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये कि यहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। हालांकि टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट माना जाता है वो ज्यादातर मित्रों का या फिर बड़े भाई बहन, कोई भी इनफॉर्मली अगर आपसे पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। और इसके अलावा बच्चा खुद भी अगर अपना आकलन कर रहा है तो वो भी असेसमेंट एज लर्निंग में ही आएगा। अगर मान लीजिए बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ा, इसके बाद बच्चा उसके एमसीक्यूज ट्राई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। अब देखिए इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन। हमने बात करी मेजरमेंट की, जहां से आपके पास आते हैं स्कोर्स, जो मार्क्स आए आपके पास, ठीक है। और दूसरा हम बात करी, यहां पर हमने आकलन की जो है आपको देता रिकॉर्ड्स। इन स्कोर और रिकॉर्ड के बेसिस पर टीचर इसमें अपना डिसीजन देती है, एक जजमेंट देती है बच्चे के लिए कि बच्चे ने कैसा किया या बच्चे को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप याद कीजिए हमें जब रिपोर्ट कार्ड मिला करते थे तो उसमें क्या होते थे, मार्क्स भी होते थे किसके सब्जेक्ट में क्या आया, इसके अलावा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी के लिए ग्रेड्स भी होते थे, और लास्ट में टीचर का रिमार्क होता था। वो रिमार्क कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, अगर मान लीजिए बच्चे ने अच्छा करके दिखाया है तो वो लिखेगी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा करा है, ठीक है। अगर बच्चे को थोड़े हार्डवर्क की जरूरत है तो लिख सकती हैं नीड टू वर्क हार्ड, नीड टू वर्क हार्ड। या फिर मान लीजिए उसे लगता है कि एवरेज है तो वो एवरेज लिख सकती है, ठीक है। और ये लिख सकता है कि बच्चा भविष्य में अच्छा कर सकता है तो ये लिख सकती है कैन डू बेटर। लेकिन सेट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, सेट स्टैंडर्ड हम क्यों कह रहे हैं, देखिए यहां पर जो होता है ना पहले से ही सेट होते हैं कि इतने से इतने A1 से A2 के बीच में आया है तो ये रिमार्क मिलेगा, B1 से B2 के बीच में आया है तो ये रिमार्क मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है। तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन। निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय पारित करने का कार्य मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। मूल्यांकन किसके बेसिस पे होगा, ओवरऑल स्कोर्स और रिकॉर्ड के बेसिस पर। अब देखिए डिफरेंस क्या है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में, मापन और यहां मूल्यांकन कर लेंगे, मूल्यांकन के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है, मापन जो है इसका दायरा संकीर्ण है।
सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष को देख रहा है, पर बच्चे ने पढ़ाई लिखाई में कितना किया बस उसी को वहां पर असेस किया जा रहा है, उसी का मेजरमेंट हो रहा है, तो इसका दायरा संकीर्ण है। जबकि मूल्यांकन आपका व्यापक है, ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई में कैसा किया, स्पोर्ट्स में कैसा किया, म्यूजिक में कैसा किया, डिसिप्लिन है यानी, पंक्चुअल है यानी, मॉरल वैल्यूज उसके अंदर कैसी हैं, ये सारी चीजें मिलाकर उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो इसका दायरा बहुत व्यापक है। फिर दूसरा है मापन वस्तुनिष्ठ होता है। यहाँ पर टीचर की अपनी बायसनेस नहीं आ सकती। ठीक है, टीचर क्या हो सकती है, यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले सकती। अगर बच्चे ने कॉपी में आंसर सही लिखा है तो मार्क्स देने पड़ेंगे, अगर कॉपी में आंसर सही नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं देगी। ठीक है, मूल्यांकन में हम देखेंगे विषय परक है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ऐसे गुणों को देख रहे हैं जैसे कि डिसिप्लिन हो गया या फिर मॉरल वैल्यूज हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, तो यहाँ पर टीचर अपनी बायसनेस यूज कर सकती है। ठीक है, पक्षपात हो सकता है यहाँ पर। फिर मापन में देखेंगे ये मात्रात्मक होता है। ठीक है, मात्रात्मक क्योंकि यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दे सकते हैं संख्यात्मक रूप से, जबकि मूल्यांकन जो है गुणात्मक है। हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडेड जजमेंट दिया ना, वो एक क्वालिटी बता रहे हैं कि बच्चे को आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए टीचर का एक रिमार्क है। फिर है संख्यात्मक मूल्य दे रहे हैं हम यहाँ पर मापन को, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात की। और यहाँ पर मूल्यांकन में क्या है, मूल्यवर्धित निर्णय, जो स्कोर्स और जो रिकॉर्ड्स आए थे उसमें और ज्यादा वैल्यू ऐड करके टीचर ने अपना रिमार्क दिया है, अपना डिसीजन दिया है। मापन जो है यह मूल्यांकन का हिस्सा है, क्योंकि मूल्यांकन किसके बेसिस पे हो रहा है, मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों के बेसिस पे हो रहा है, जबकि मापन में जो है वो इसमें शामिल होता है, मूल्यांकन के अंदर वो शामिल है। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड सीसीई, मतलब मूल्यांकन के आप कौन कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी सीसीई को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स किस तरीके की हो सकती है जिससे आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें क्वांटिटेटिव हो सकते हैं और क्वालिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक, ठीक है, जिसमें आप उसे मेजर कर पाएंगे। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, गुणात्मक रूप से भी आप बच्चों का आकलन या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव को हम फिर से आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल में। ओरल का मतलब क्या है, मौखिक, जब आप बच्चों से मौखिक रूप से कुछ चीजें पूछते हैं। फिर आता है रिटन यानी लिखित, जब आप बच्चों से कोई टेस्ट वगैरह लिखवाते हैं, ठीक है, लिखित में उनसे कुछ ले रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रयोगात्मक, जब आप बच्चों से कुछ प्रयोग वगैरह करा के दिखवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट लेने के तरीके। अब अगर हम देखें कि किस तरह का डोमेन या किस तरीके का लर्निंग आप बच्चों की चेक कर पाएंगे, तो कौन से क्षेत्र में आप बच्चों का लर्निंग या अधिगम चेक कर सकते हैं इनके द्वारा। तो देखिए, 3 तरह के आपके एरियाज या क्षेत्र होते हैं जिनमें आप अधिगम करवाते हैं। पहला होता है आपका कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब हम बच्चे के ज्ञान से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे चेक करते हैं। दूसरा होता है आपका अफेक्टिव, ठीक है, ये होता है भावात्मक, जहां हम बच्चे की इमोशंस वगैरह से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको चेक करते हैं। और तीसरा होता है आपका साइकोमोटर, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोगत्यात्मक, जहां हम बच्चे जो भी चीजें गतिविधियां कर रहे हैं उनको चेक करते हैं। तो अगर मौखिक आप कोई टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट आप ले रहे हैं, तो आप बच्चे का कॉग्निटिव पक्ष यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष चेक कर रहे हैं। अगर आप लिखित लेते हैं तो इससे भी काफी हद तक संज्ञानात्मक पक्ष ही चेक होता है। प्रयोगात्मक में हम देखेंगे तो मनोगत्यात्मक पक्ष को आप यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। रिटर्न क्या हो सकते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है वस्तुनिष्ठ, जैसे आपके एमसीक्यूज वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ बच्चे कुछ ना कुछ लिख के पूरा कंप्लीट कुछ ऐसा दिखाएंगे, तो जैसा कि आप कह सकते हैं विषय परक। ठीक है, सब्जेक्टिव को हिंदी में कहेंगे विषय परक। ऑब्जेक्टिव फिर आपके फर्दर डिवाइड हो सकते हैं रिकॉल और रिकॉग्निशन टाइप की। ठीक है, रिकॉल रिकॉग्निशन में आपके क्या आ जाएंगे, रिकॉल का मतलब होता है जब बच्चे ने तुरंत कुछ रिकॉल करके आपको बताया। ठीक है, यानी स्मरण करता है बच्चा, फिर से क्या करता है, प्रत्यास्मरण करता है, जो चीज उसने पहले से याद की होती है उसको बोलेगा, उसको रिकॉल करके बताएगा। रिकॉग्निशन में क्या आता है, पहचान करना। ठीक है, पहचानना। तो रिकॉल में आपके क्या आते हैं, सिंपल रिकॉल। आपने बच्चे से मान लीजिए कोई वर्ड का मीनिंग पूछा, किसी वर्ड का अपोजिट पूछा, तो ये सिंपल ओरल टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और फिलअप्स कर सकते हैं, ठीक है, फिलअप्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। सिंपल रिकॉल से उसको बताना है। रिकॉग्निशन में क्या आ जाते हैं, एमसीक्यू, जहां पे ना आपको पहचानना होता है उत्तर वहां पे 4 ऑप्शन दिए, आपको पहचानना है सही कौन सा है, पहचान करनी होती है। ठीक है, तो एमसीक्यू हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए,
फिर आपके मैच द फॉलोइंग हो गए, ठीक है, जहां आप सही मिलान करते हैं, ये सब आपके क्या हो गए, रिकॉग्निशन टाइप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फिर सब्जेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्टिव भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं। लॉन्ग आंसर मतलब जहां पे बच्चों को निबंधात्मक प्रश्न टाइप के देते हैं, ठीक है, जहां बच्चों को बड़े बड़े आंसर वहां पर लिखने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके टूल्स होते हैं। फिर क्वालिटेटिव में अगर जाएंगे तो क्वालिटेटिव में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, किस तरीके से आप ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चे का साक्षात्कार ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। क्लासरूम में टीचर बहुत इसका प्रयोग करती है, ठीक है, वो बच्चों को ऑब्जर्व करती है रेगुलरली, के वो देखती है कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा बच्चा वीक पढ़ रहा है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन है, प्रश्नावली भाई बच्चों से भरवाई जा सकती है, और रेटिंग स्केल यानी आपकी जो मापनी होती है उसके द्वारा भी आप बच्चों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के ऊपर डिटेल स्टडी करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है, या मतलब आपको बहुत डिटेल रूप से देखना है कि ये बच्चा कैसा कर रहा है, तो आप किसी सिंगल बच्चे की अगर बात करें तो उस पर आप केस स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, केस स्टडी भी इसमें आ जाएगा। और एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट का भी प्रयोग किया जाता है गुणात्मक रूप से जब आपको बच्चों को जांचना होता है तब। फिर देखिए एक अच्छे टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, एक अच्छे परीक्षण के क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला है इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं किसी परीक्षण की पुनरावृत्ति करूं, दोबारा उसे दोहराऊं, तो मुझे कुछ उसी के आसपास के ही रिजल्ट मिलने चाहिए। इसको आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, और आप उस पर खड़े हुए, उसका वो वजन जो है आपको क्या दिखा रही है, 20 किलो दिखा रही है। आप थोड़ी देर में दोबारा उस पर खड़े हुए तो वो आपको वजन 30 किलो दिखा रही है। तो आप ऐसी मशीन को रिलायबल नहीं कहेंगे, विश्वसनीय नहीं हुई, क्योंकि क्या है, एक बार ये कुछ वैल्यू दिखा रही है, दूसरी बार कुछ वैल्यू दिखा रही है, इसका मतलब मशीन खराब है, तो उस मशीन की विश्वसनीयता नहीं है। इसी प्रकार आपके परीक्षणों में भी होता है। एक अच्छा परीक्षण विश्वसनीय तब कहलाएगा अगर उसकी पुनरावृत्ति की जाए, दोबारा वो बच्चों से करवाया जाए, तो वो क्या होगा, सेम रिजल्ट्स देता है। हालांकि देखा गया है अगर एक ही टाइप का प्रश्न जो है बच्चों से बार बार सॉल्व करवाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी आंसर्स याद जैसे हो जाते हैं, समझ में आने लगता है, तो उसमें टेस्ट के स्कोर्स इंप्रूव होते हैं। लेकिन कम से कम एक के बाद दूसरी बार आप कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए, ठीक है। फिर है वैधता। वैधता देखिए, वैध जो है इस शब्द को वैलिडस से लिया गया है, लैटिन शब्द वैलिडस से, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मजबूत। कोई चीज वैलिड तब मानी जाएगी जब वो उसी चीज को मापे जिसके लिए उसे मापने के लिए बनाया गया, ठीक है। अगर मैं बच्चों के स्कोर्स मापने के लिए किसी चीज का प्रयोग कर रही हूं तो वो बच्चों के स्कोर्स ही मापे और कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी भी टेस्ट या किसी भी परीक्षण में जिसे जो चीज उस परीक्षण के द्वारा मापने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है वही चीज मापे और इसके अलावा और कुछ नहीं, उसकी सटीकता एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो वैध कहलाएगा। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य परक नहीं होगा, यहां पर होगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है। मतलब यहां पर पक्षपात नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके का बना हो जहां पर टीचर अपने हिसाब से मार्क्स रख सकती है, ठीक है। तो अच्छा परीक्षण वह होता है जिसमें अगर बच्चे ने सही उत्तर लिखा है तो उसको सही बिल्कुल अंक मिल जाएंगे, अगर गलत लिखा है तो फिर उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। टीचर अपनी बायसनेस या फिर कोई पक्षपात यहाँ पे नहीं कर सकती। और आसान अंकन होना चाहिए, जो मार्किंग स्कीम होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए, बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, कहाँ पे कैसे मार्क्स देने समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो आसान अंकन होना चाहिए। तो एक अच्छे परीक्षण के लक्षण। फिर देखिए बात करते हैं सीसीई की। अब सीसीई जो है आपकी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हिंदी में से कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। कब शुरू हुआ था, 2009 में आया था, जब आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की गई थी, जो 2009 में आया था, लागू 2010 में हुआ था। तब सीबीएसई सीसीई को लेकर आया था, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्या होना था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी थी। और कैसी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा, ठीक है, गुणवत्ता वाली शिक्षा ऐसे बच्चों तक 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पहुंचनी थी। तो इसीलिए सीबीएसई किसका कॉन्सेप्ट लेकर आया, यहां सीसीई का कॉन्सेप्ट लेकर आया, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 6ठी से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए लाई गई एक व्यवस्था थी, जिसमें सभी आपके पक्ष जो हैं उनका मूल्यांकन होता है, चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो, स्कॉलिस्टिक का मतलब जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, ठीक है। और दूसरा होता है को स्कॉलिस्टिक, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो भी गतिविधियां बच्चा कर रहा है स्कूल में उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है इन सभी चीजों का। फिर जो है पूरा मूल्यांकन किया जाता है सारे पहलुओं को देखकर।
अब देखिए सीसीई में हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमें वहां पर देखिए एफए और एसए दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो पहले बात एफए की करेंगे। एफए क्या हुआ आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक शैक्षणिक सत्र में 4 बार आयोजित की जाता है, ठीक है। तो FA1, FA2, इसके बाद होता है आपका SA1, फिर क्या होता है FA3, FA4 और इसके बाद होता है आपका SA2। इस तरीके से आपका एकेडमिक ईयर में एफएज और एसएज रखे जाते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, कक्षा में गतिविधियों के दौरान अवलोकन, परीक्षा या कक्षा चर्चा की समीक्षा के रूप में किया जाता है। गृह कार्य भी लिया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आ सकती है। आपने कोई छोटा सा टेस्ट ले लिया, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, बच्चों का होमवर्क चेक कर लिया, ठीक है, बच्चों को मॉडल बनाने के लिए दिया, बच्चों से वहीं पर कोई एक्टिविटी करवा ली क्लास में ही, तो वो सब जो है आपकी किस में आ जाती है, एफए में आ जाती है। और ये चारों एफए का मिला के जो एग्रीगेट, जो इसका पूरा वेटेज होता है वो कितना होता है, 40%, ठीक है। तो 40% वेटेज जो है वो किसका होता है, 40% वेटेज होता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फिर देखिए समेटिव असेसमेंट क्या होता है। समेटिव असेसमेंट पूरे 3 घंटे की एक परीक्षा होती है, ठीक है। SA1 और SA2, जैसा कि मैंने कहा SA1 किसके बाद होता है, FA1 और FA2 के बाद होता है। फिर FA3 FA4 लिए जाते हैं, जिसके बाद SA2 होता है। ये आपके जो 2 ऐसे हैं, SA1 और SA2, दोनों को मिलाकर जो वेटेज है वो कितना है, 60%, ठीक है। तो 60% जो वेटेज है वो आपका किसका होता है, समेटिव असेसमेंट का होता है। योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसे, ठीक है। यह योगात्मक आकलन। और 60% भार जो है वो किसका है, आपका ऐसे का है। अब देखिए इसमें आपके क्या होते हैं, फाइनल परीक्षा, जो आपकी परीक्षा ली जाती है फाइनल्स में, वो आ सकती है। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूरे ईयर में आपसे कोई प्रोजेक्ट बनवाया गया जिसके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ने हैं, तो वो भी आपका ऐसे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुए आपके योगात्मक मूल्यांकन। फिर जो रिजल्ट्स बनते हैं, वो रिजल्ट्स क्या किए जाते हैं, सीजीपीए के फॉर्म में दिए जाते हैं। पूरा ओवरऑल सारे मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपको ग्रेड दिए जाएंगे। और वो ग्रेड स्केल क्या होता है, देखिए उसे बोलेंगे सीजीपीए का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 9 पॉइंट स्केल होता है, ठीक है। परिणाम सीजीपीए यानी संचयी ग्रेड पॉइंट औसत के रूप में निकाले जाते हैं, जो कि एक 9 पॉइंट ग्रेड स्केल है, ठीक है। तो पूरे ग्रेडिंग में इसमें A1, A2, B1, B2 ऐसे करके कितने होते हैं, ये आपके 9 पॉइंट ग्रेड स्केल होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजें, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए 2 चीजें और पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं, परीक्षण के प्रकार। तो पहला होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि बच्चे को कितनी चीजें आई, कितनी चीजें उसने सीख ली। हमें क्या करना है, बच्चे की लर्निंग करवानी है, अधिगम करवाना है। तो बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल की उस लर्निंग में, उसे जांचने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं, ठीक है। हम बच्चे का ज्ञान, समझ और कौशल को मापने के लिए क्या कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लर्निंग खत्म हो जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञात किया है, कितना समझा, या कितना हमने उसको लर्निंग करवाई। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। यहां लिखा नहीं है, निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है इसे। ये कब लिया जाता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आपने एक चैप्टर बच्चे को पढ़ाया, अब आप ये चेक करना चाहते हो बच्चों को समझ में आया या नहीं, तो आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट लोगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए आप ये जांचने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को विषय ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं, या अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट ऐसा रह गया है जो बच्चे की समझ में नहीं आया है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको फिर से पढ़ाएंगे। वो क्या होती है आपकी रेमिडियल टीचिंग, उसे कहते हैं रेमिडियल टीचिंग। हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण कब होता है, जब टीचिंग हो चुकी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, अब आप चेक कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आया। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आया है तो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा क्या दिया जाता है, रेमिडियल टीचिंग दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। मतलब उसी टॉपिक को फिर से बच्चों को पढ़ाया जाएगा किसी और तरीके से, ठीक है, क्योंकि पहले वाले तरीके से तो बच्चों को समझ में आया नहीं। तो अब आप अपने शिक्षण में कुछ ना कुछ बदलाव करके बच्चों को समझाएंगे, जिससे कि बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमिडियल टीचिंग एक साथ ही चलते हैं। तो ये था आपका सीसीई और टूल्स से जुड़ा हुआ टॉपिक।
तो ये हमारा यूनिट 10 कवर हो गया और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, यानी टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। चलिए फिर से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। हम जब बात कर रहे हैं, हम टीचिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। टीचिंग को हम एक प्रोफेशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड है। आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, आप टीचिंग आपने सीखा है, टीचिंग के स्किल्स सीखे हैं, आपने इसका एक पूरी पढ़ाई करी है, उसके बाद जब डिग्री आपको मिली है तब आप जो है टीचिंग एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो टीचिंग क्या है, एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है। द वर्ड प्रोफेशनल traditionally means a person who has obtained a degree in a professional field। ठीक है, तो टीचिंग प्रोफेशन में अगर किसी ने डिग्री ले रखी है तो वो यहाँ पर पढ़ाने के लिए क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। आप सभी लोगों ने बीएड में क्या किया है, प्रैक्टिकल टीचिंग करी है, ठीक है, तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग हुई है। टीचिंग प्रोफेशन मीन्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स फॉर टीचिंग लर्नर्स इन अ क्लासरूम सिचुएशन। तो कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को आप सिखा रहे हैं और वो सिखाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास कौशल होने चाहिए। ठीक है, सिखाना भी हर किसी की बस की बात नहीं होती है, टीचिंग करना। ठीक है, तो टीचिंग स्किल्स जिसके पास है वही अच्छी तरीके से जो है इस फील्ड में कामयाब हो पाएगा। वॉल्मर और मे का कहना है, इन्होंने डेफिनेशन दी है प्रोफेशन की, एन ऑक्यूपेशन बेस्ड अपॉन स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्टडी एंड ट्रेनिंग, the purpose of which is to supply skilled service or advice to others for a definite salary। तो प्रोफेशन इन्होंने क्या कहा, एक इस तरह का ऑक्यूपेशन है जिसके लिए एक व्यक्ति को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की समझ की जरूरत होती है ताकि वो अपनी सर्विसेज जब प्रोवाइड करेगा सामने वाले को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसके लिए उसे एक सैलरी भी दी जाए। ठीक है, तो टीचिंग को देखिए पहले तो एक सोशल सर्विस माना जाता था और तब सैलरीज भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब से इसे को एक प्रोफेशन की तरह देखा जाने लगा तब से यहाँ पे सैलरीज को भी बहुत हाई किया गया है, अन्य गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह किया गया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देखो, टीचिंग प्रोफेशन के लिए आपके लिए जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या रिक्वायर्ड है। अभी हम केवल सामान्य गुणों की बात कर रहे हैं कि क्या रिक्वायर्ड है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो। तो उस पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए, इजी कम्युनिकेशन। इजी कम्युनिकेशन मतलब आसानी से बातों को क्या कहना कम्युनिकेट करना आना चाहिए। आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर आप वो बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ढंग से तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक टीचर को बहुत सारे टास्क यहाँ पर करने होते हैं, आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं, बच्चों के टेस्ट वगैरह तैयार करने होते हैं, किस तरह से आप इवैल्यूएट करोगे, किस टीचिंग मेथड से पढ़ाओगे, ऐसे करके बहुत सारे आपके टास्क इन्वॉल्व है इस टीचिंग वाले फील्ड में। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी में भी देखते जाएंगे, स्व संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर काम क्या करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग स्किल्स, ऑब्वियसली शिक्षण कौशल जो है उनमें आपका प्रशिक्षण होना आवश्यक है। सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट की। इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, यानी कि क्योंकि आपको काम कैसे करना है, दिमाग लगा के करना है, समझदारी से करना है, सब कुछ भी ऐसा ही नहीं कर देना है इस पे। तो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन आपका होना, यानी कि आपका संज्ञानात्मक तरीके से आपका सही तरीके से कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बौद्धिक संचालन कहा है इसे। ठीक है, फिर स्वायत्ता। स्वायत्ता यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपको कितना भी ट्रेन क्यों ना कर दिया जाए, क्लासरूम में तो आपको सिंगल हैंडेड खड़े होना है, खुद ही खड़े होना है, खुद ही आपको जो है आगे क्लास कंडक्ट करनी है। ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता होनी चाहिए। हर चीज आपको कोई दूसरा आके बताएगा नहीं, आपके अंदर खुद से क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्लास के सामने खड़े होकर अपनी क्लास को कंडक्ट करने का। ठीक है, और सारे डिसीजंस आगे अपनी क्लास के लिए लेने का। साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है, बेसिकली शिक्षण के लिए क्या मतलब यहाँ पर विज्ञान चाहिए, क्या आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, सूत्र पता होने चाहिए जो शिक्षण के हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो भी आप बीएड में रिक्वायर्ड चीजें पढ़ते हो जो जरूरी है आपके लिए जानना टीचिंग फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आपको अगर सीधे खड़ा कर दिया जाए थियोरेटिकली पढ़ा के तो आप जो है उतना अच्छे से क्लासरूम को कंडक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाना। सेंस ऑफ सर्विस होना चाहिए। टीचिंग फील्ड ही ऐसा है जहां पर हमें सेवा भाव से काम करना होता है। बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों की हर तरह की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना होता है, उन्हें समझना होता है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है। तो एक सेंस ऑफ सर्विस हमारे अंदर होना चाहिए। कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट किसी भी फील्ड पे अगर हम बात करें तो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा आपको कमिटेड होना चाहिए कि मैं अपना हमेशा बेस्ट दूं। तो टीचिंग फील्ड में भी वही चलेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप ट्रस्टवर्दी हो, आपके लिए, बच्चों के लिए ही नहीं, आपके जो कलीग्स हैं उनके लिए भी। कलीग्स भी जो है आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, विश्वसनीय पात्र बन के रहिए ताकि आप स्टाफ रूम में भी अच्छा माहौल क्रिएट कर पाए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए सभी के लिए।
और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें हमने बात की। इसके अलावा इफेक्टिव टीचर होने के लिए आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स क्या जरूरी है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। तभी हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तभी हम बच्चों के किस स्तर पे किस तरीके से विकास करना है या बच्चा कौन सी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे और हम उसकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए, अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, अपनी जो शिक्षा है उसके क्या लक्ष्य रखे गए हैं, कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। एडजस्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से आप बच्चों को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग तरह के घरों से आते हैं, उनको किस तरीके से क्लासरूम में कंफर्टेबल कराने, कैसे वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी, ठीक है, जितने भी आपके शिक्षा शास्त्र के जो सिद्धांत है उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। कम्युनिकेशन एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये तो हमने अभी पहले भी पढ़ा। ठीक है, आप कुछ भी अगर आपके अंदर ज्ञान है, आप जब तक उसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप बच्चों तक वो चीज नहीं पहुंचा पाएंगे। रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसमें लगातार नई नई चीजें आती रहती हैं। ठीक है, किताबें भी देखिए आप अपडेट होती रहती है। तो एक टीचर जो है टीचिंग फील्ड में जब तक एक रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं रखेगा कि मुझे कुछ ना कुछ अनुसंधान करके नई चीजें लेकर भी आनी है, नए एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, ताकि मैं बच्चों को किस तरीके से सिखा पाऊं। सिखाने का देखो एक कोई तरीका नहीं होता, एक एग्जाम्पल नहीं है, कितनी एक्टिविटीज आप यहाँ पे रख सकते हो, क्रिएटिव फील्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज की भी आवश्यकता होती है। असिस्ट इन द गाइडेंस प्रोग्राम, बच्चों को आपको गाइड भी करना होता है समय समय पर, तो यहाँ पर भी आपका रोल है। टीचर को बहुत सारे रोल्स एक्चुअली यहाँ पर करने होते हैं। देखिए यहाँ पर वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर टीचिंग तो है ही, ठीक है, टीचिंग है, फिर आपका गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, आप बच्चों को समय समय पर उनकी प्रॉब्लम्स है उससे निकालने के लिए उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। एनसीएफ कहता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, कि बच्चा तो खुद ही से सीख लेगा, आपको सुविधा प्रदान करनी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट उसे क्रिएट करके देना है जहां पर बच्चा जो है सीखना चाहे और बच्चा सीख सके। तो ये सारे इतने सारे टास्क टीचिंग फील्ड में होते हैं, तो उसके लिए जो है आपको रेडी होना चाहिए। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। आप देखिए नए नए तरह के टीचिंग एड्स, नए नए तरह की मशीन्स जो है वो आ रही है, तो टीचर को भी अपने आप को अपडेट करते रहना और नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से अपनाना है, ताकि वो उसे अच्छी तरीके से यूज कर सके अपनी क्लासरूम में। नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन मेथड, जो आपके इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, टेस्ट लेने हैं, असेसमेंट किस तरीके से लेना है, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। प्लानिंग फॉर लेसन, आप लेसन प्लानिंग वगैरह जो करते हो उसका आपको सही तरीका पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, तो जो आपके पाठ्येतर क्रियाएं होती हैं वो भी आपको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं। अब देखो टीचर कॉम्पिटेंसीज, देखो एनसीटीई ने भी कुछ स्टेट की है। एनसीटीई क्या है आपका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना ये आपका। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी है ऐसे ही आपका एनसीईआरटी है, ऐसे ही आपका एनसीटीई है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, और जैसे आपका एनसीईआरटी एनसीएफ बनाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बच्चों के लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, ऐसे ही एनसीटीई आपका क्या बनाता है, एनसीएफटीई बनाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटीई ने क्या किया है, कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया है। आप इसे एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं कि टीचर्स को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो टीचर से क्या कॉम्पिटेंसीज एक्सपेक्टेड है, कॉम्पिटेंसीज मतलब टीचर के अंदर कौन कौन से जो है गुण होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी एबिलिटीज या क्षमताएं होनी चाहिए। तो अगर हम पर्सनल फ्रंट पे देखें तो टीचर को क्या होना चाहिए, पहली बात तो फिजिकली फिट और हेल्दी, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, एक्टिव और एनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है, सक्रिय होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल, ये नहीं कि घर का गुस्सा निकाल रहे हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है, घर से लड़ झगड़ के आया बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपके जो घर में प्रॉब्लम चल रही है उसका रिफ्लेक्शन बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए क्लासरूम में। तो इमोशनली स्टेबल हो आप, अवेयर ऑफ सेल्फ, अपने जितने भी गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं, अपने जितने भी गुण अवगुण हैं उनसे अवगत होना चाहिए टीचर को। सोशली वार्म एंड फ्रेंडली, ठीक है, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, सामाजिक रूप से आपको कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे आप हंस के बात करें, बच्चों के साथ भी आप अपना एक मित्रवत व्यवहार रखें, क्योंकि देखिए टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, आप अकेले नहीं रह सकते, इंट्रोवर्ट बन के नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आपका एक नेचर जो होना चाहिए कैसा आना चाहिए, फ्रेंडली आना चाहिए, बच्चे आसानी से आपको अप्रोच कर सके। इंटेलेक्चुअली लव फॉर टीचिंग, आपका बौद्धिक रूप से एक शिक्षण के लिए
प्रेम होना चाहिए, ठीक है। वही लोग जो है इस फील्ड में अच्छा कर पाते हैं जो शिक्षण में रुचि रखते हैं, ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं इससे, वही इसमें अच्छा कर पाते हैं। हैव प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, आपके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ आपके मूल्य होने चाहिए जिन पर आप हमेशा अडिग रूप से खड़े हैं। प्रोफेशनल आपके स्किल्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन से एनसीटीई आपसे अपेक्षा करता है? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विद ग्रास्प एंड डेप्थ एंड अप टू डेट नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो, अपने सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड हो, साथ ही साथ इन डेप्थ नॉलेज हो, आपको डीप ज्ञान होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज को अपडेट भी करते रहे, जैसे जैसे नई नई चीजें आ रही है उनको भी आप सीखते जाएं। एप्रोप्रिएट टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल आपको पता होने चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। एबिलिटी टू ट्राई आउट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, और इसके अलावा नई नई शिक्षण विधियां आप क्या लेकर आ सकते हैं, ये इनोवेटिव मेथड जो है आपको पता होने चाहिए, या फिर आप मतलब रिसर्च करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे कि क्या अब नया करके जो है टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर हम सोशल लेवल पर बात करें तो यहाँ पर एक टीचर के अंदर क्या अपेक्षा की जाती है? डेवलप इंटरपर्सनल एंड इंटरेक्टिव स्किल्स, जैसा कि कम्युनिकेशन के बारे में भी हमने कहा ना, तो इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो, इंटरेक्टिव स्किल्स आपके अंदर, इंटरेक्शन करने के कौशल आपके अंदर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए, अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको हमेशा ये नहीं कि खरी खोटी सुना दी, अगर क्रिटिसिज्म सही है पहले तो आप ये देखिए कि जो सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि सही कह रहा है तो अपने अंदर आप उस सुधार को लेकर आइए, ठीक है, इस पर एकदम से नाराज नहीं होना है। अचीव द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं उन्होंने जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको अचीव करने में आपको सहायता करनी है, क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। वर्किंग इन कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो सबके साथ समन्वय बिठाकर आपको काम करना है, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आप अपने आसपास हमेशा क्रिएट करें। ये सारी एक्सपेक्टेशन जो है, एक कॉम्पिटेंसीज जो है आपसे एक्सपेक्ट की जाती है एनसीटीई द्वारा। इसके अलावा एनसीटी ने ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स जो है वो बनाया था इन 1997, जिसको टीचर्स जो है एक मॉडल के रूप में यूज कर सकती है कि हमें अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो देखो इतनी सारी चीजें ना पूछी नहीं जाएंगी, ये एनसीटी ने बताए हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस टॉपिक में समझा रही हूँ। अदरवाइज ये जो टॉपिक है ना बहुत आप देखेंगे बेसिक्स है, अभी तक हमने कुछ भी टेक्निकल इसमें पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो नॉर्मल कि एक टीचर के अंदर क्षमताएं क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ भी टेक्निकल, ये जो मैंने ये भी बता रही हूँ ना, मैं एनसीटी ने डेवलप किया है, इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि इस टॉपिक में बहुत लंबा जा रहा है या हमें ये सारी टेक्निकल चीजें याद करनी, कुछ याद नहीं करना है इतना टेक्निकल, ठीक है। आप बस इसको सुन लीजिए कि ताकि आपके दिमाग में रहे कि किस किस तरह की क्षमताएं जो है एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है उसके अंदर होनी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ पर बनाया गया है इसका इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या रखा, किस उद्देश्य से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। इससे जो है टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब शिक्षण में क्या आ जाएगी, गुणवत्ता आ जाएगी अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट टीचर्स फॉलो करें। फिर इनकलकेट्स अ फीलिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म अमंग टीचर्स, और टीचर्स के अंदर ना एक प्रोफेशनलिज्म, हाँ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं या व्यवसायिकता होती है ना, उसकी भावना आएगी, टीचिंग को भी लोग एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखेंगे। डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन की तरफ सकारात्मक रवैया हो जाएगा। हेल्प्स द स्टूडेंट अगेंस्ट अनएथिकल कंडक्ट ऑफ टीचर, अब स्टूडेंट को भी पता रहेगा कि कब जो है टीचर जो है अनएथिकल हो रहा है, अनएथिकल मतलब जो एथिक्स है, जो नीति नियम है उनको फॉलो ना करके उनका जो व्यवहार है वो अलग हो रहा है इससे। चेक्स ऑन टीचर मिसकंडक्ट, अगर टीचर कुछ गलतियां करता है तो उसके ऊपर एक चेक रखा जा सकता है। प्रिवेंट्स वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, और अगर आपको देखिए जब आपको नियम पता ही नहीं है क्या होने चाहिए, कहीं लिखा ही नहीं है तो आप कुछ भी करो, है ना। लेकिन अगर कोड ऑफ कंडक्ट आपके सामने है, आपको पता है कि इस तरह के नियम होने चाहिए, इस तरीके से ही एक टीचर को व्यवहार करना है, तो आप उसको वायलेट नहीं करोगे, आपको पता होने चाहिए नियम, तभी तो आप उसे फॉलो करोगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से इसके वायलेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्व्स एज टेम्पलेट फॉर डिस्कशन एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एथिक्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन, एक टेम्पलेट की तरह, एक आप कह सकते हो ब्लूप्रिंट की तरह ये एक्ट करता है कि हमें जो है टीचिंग प्रोफेशन में इसको फॉलो करना चाहिए, और पब्लिक का ट्रस्ट ऑब्वियसली इससे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑब्लिगेशंस बताई गई है कि ऑब्लिगेशंस यानी कि हमारी जिम्मेदारियां या दायित्व क्या है स्टूडेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति। तो एक बार देखेंगे
कि टीचर्स के जो है स्टूडेंट के प्रति यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारे दायित्व है। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विद लव एंड अफेक्शन। अब देखो ना, यहाँ बहुत नॉर्मल नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, इसलिए इसको ऐसे रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। आप सभी बच्चों को क्या करोगे, प्रेम के साथ, अफेक्शन के साथ ही आप उनके साथ डील करोगे। रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ बीइंग जस्ट एंड इम्पार्शियल टू ऑल स्टूडेंट। किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देना है, बायस नहीं होना है कि ये मेरे रिलीजन का है या मेरी कास्ट का है या फिर ये नॉर्मल है या डिसेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी के प्रति भी बायस नहीं, सारे बच्चे आपके लिए क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और फैसिलिटेट स्टूडेंट फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट। सभी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। एक बच्चा जो है ना, आप कभी भी उसे इल ट्रीट नहीं करेंगे, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी एग्जिस्टेंस को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। makes planned and systematic efforts to facilitate the child to actualize his or her potential। अब आपको क्या करना है, लगातार प्रयास करना है और प्लान करना है सिस्टमेटिकली कि कैसे जो बच्चा है वो अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो हमेशा आपको उसके लिए क्या करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, ये बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट को निखार सके। ट्रांजैक्ट्स द करिकुलम इन कंफर्मिटी विद द वैल्यूज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो करिकुलम है वो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो भी बातें कही है, जो नियम, जो वैल्यूज, मूल्य आप कह सकते हैं, मूल्य जो भी हमारे इसमें बताए गए, वो बच्चों के अंदर करिकुलम के थ्रू आप इनकलकेट करें, वो आए बच्चों के अंदर। अडेप्ट्स हिज और हर टीचिंग टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। बच्चों की जो इंडिविजुअल नीड्स है उनको केटर करते हुए आपको चलना है, अपनी टीचिंग को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि सभी बच्चों की जरूरतें जो है वो पूरी हो पाए। Maintains the confidentiality of the information concerning the students and dispenses such information only to those who are legitimately entitled to। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा अगर फेल हो रहा है या उसकी कोई कमी है तो वो सब जगह गाने में लगे हुए हैं। आपको सिर्फ उसी को बताना है जिसे उसे जानने की जरूरत है। अगर सिर्फ बच्चे को जानने की जरूरत है, तुम्हारी मिस्टेक यहाँ पे है, तुम्हें इसे सुधारना है, तो सिर्फ बच्चे को बताओ। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है तो पेरेंट्स को बताओ। हर जगह जाकर गाओ मत कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, हर कोई आकर उसको सुना के चला जाए। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करनी है, क्योंकि बच्चों की ना मन पे ये चीजें लग जाती है बहुत ज्यादा। फिर है रिफ्रेन्स फ्रॉम सब्जेक्टिंग एनी चाइल्ड टू फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी, फिजिकल पनिशमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल एंड इमोशनल हैरेसमेंट। किसी भी बच्चे को आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना है। फिर यहाँ पर आप ट्रॉमा नहीं देना है, किसी तरह से डराना नहीं है, किसी उसको ऐसा नहीं कि आपको देख के एंजाइटी होने लग जाए। फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। इमोशनली भी आप उसे हैरेस नहीं कर सकते। कीप्स अ डिग्निफाइड डिमेनर commensurate with the expectations from a teacher as a role model। अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि आप बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में हो, ठीक है। तो ये तो बच्चों की तरफ आपके ऑब्लिगेशन या आपके दायित्व हैं। अगर हम पेरेंट्स, कम्युनिटी और सोसाइटी की तरफ देखें तो वहां भी आपके कुछ दायित्व बनते हैं। तो देखिए, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद पेरेंट्स, गार्जियंस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। पेरेंट्स या गार्जियंस के साथ आपको एक कैसा रिलेशनशिप डेवलप करना है, विश्वास का, कि आप बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में मिलकर, ठीक है ना, पेरेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ मिलकर जो है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, कार्य कर सके। डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग व्हिच इज डेरोगेटरी टू द रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स और गार्जियंस। आपको ऐसी किसी भी चीज से बचना है जहां पर बच्चे की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रही हो या बच्चों के पेरेंट्स या गार्जियंस की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रही हो, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज को आपको नहीं करना है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। स्ट्राइव्स टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया अमंग स्टूडेंट्स। तो आपको बच्चों के अंदर किस चीज का विकास करना है, कि बच्चों के अंदर जो हमारा संस्कृति है, हमारा जो पूरा समग्र संस्कृति है, उसके बारे में बच्चे जो है अच्छी चीजें सोचे, और ये सारी चीजें जो है बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी, प्रयास करना है कि ये सब चीजें बच्चे सीखें। Keeps the country uppermost in mind, refrains from taking part in such activities as may spreading feeling of hatred, enmity, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कंट्री को सबसे ऊपर रखना है। बच्चों के अंदर एक की भावना आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बांट दे सबको, ठीक है। ऐसी किसी भी एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए जहां पर आप हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैला रहे हैं, या कम्युनिटी के बीच में नफरत फैला रहे हैं, या लिंग्विस्टिक रूप से भाषा के आधार पर आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक देश के वासी हैं, और यही चीज आपको बच्चों के अंदर भी डालनी है, ठीक है। फिर है ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द प्रोफेशन एंड कलीग्स, ठीक है। आपके अपने प्रोफेशन, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन के प्रति, और अपने जो आपके साथी हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति आपके क्या दायित्व है।
स्ट्राइव्स फॉर हिज और हर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में लगातार कार्य करते रहना चाहिए। कोई भी टीचर तभी आगे सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अपनी नॉलेज को भी अपडेट करता रहे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में भी कई बार देखो नई साइंस है, उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं, कई पुरानी चीजें जो है हटती जाएंगी और नए मेथड्स आ रहे हैं, नए टीचिंग एड्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपको सीखनी चाहिए। Creates a culture that encourages purposeful collaboration and dialogue among colleagues and stakeholders। तो एक इस तरह की संस्कृति का निर्माण करना है जिससे कि आप सब मिलकर जब बातचीत भी कर रहे हैं सभी स्टेक होल्डर के साथ, तो वो कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खाली बेकार की बातें कर रहे हैं जो प्रोफेशन से बिल्कुल ही हमको दूर लेके जा रही है। Takes pride in the teaching profession and treats other member of the profession with respect and dignity। अपने प्रोफेशन के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन को आप गर्व से देखिए। पहले नहीं देखते थे लोग उसको, पहले तो कहते माँ साहब कहते जरूर थे कि वो सेवा भाव के भाई ये तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अब नहीं है। अब आप इस फील्ड को भी कैसे देखते हो, हाई पेड सैलरी वाले टीचिंग प्रोफेशन जो है और बहुत रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, नोबल प्रोफेशन है। तो अपने प्रोफेशन की आपको क्या करना है, उस पर गर्व करना है और अपने जो साथी हैं उनकी भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करना है। refrains from engaging himself or herself in private tuition or private teaching activities। ऑब्वियसली आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटीज से बचना चाहिए। refrain from accepting any gift or favor that might impair or appear to influence professional decision। आपको ऐसे किसी भी तरीके के गिफ्ट या कोई भी ऐसी चीज को लेने से बचना चाहिए जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बेसिकली यही, जो आप अगर गवर्नमेंट वाले सेक्टर में है, आपको रिश्वत देके कह रहे हैं भाई स्टूडेंट को पास कर दो, इस स्टूडेंट को फेल कर दो, तो ये चीजें जो नहीं है होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप बाहर से कोई ऐसी चीजें ना लें जिससे आप अपने प्रोफेशनल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें। रिफ्रेन्स फ्रॉम मेकिंग unsubstantiated allegations against colleagues or higher authorities। और कोई बेबुनियाद आप इल्जाम जो है अपने कलीग्स पर या हायर अथॉरिटीज पर ना लगाएं। Avoids making derogatory statement about colleagues, especially in the presence of student, other teachers, official parents। नहीं साथियों के कलीग्स के प्रति कोई भी ऐसी खराब स्टेटमेंट ना दे बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने, अदर ऑफिशियल्स के सामने। ठीक है, जो उनकी रिस्पेक्ट को हार्म करे। रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड ओपिनियन ऑफ हिज और हर कलीग। जो आपके कलीग्स आपसे कुछ कह रहे हैं, अगर कोई बात कह रहे हैं, उनके ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए। maintains confidentiality of information concerning colleagues and dispenses such information only when authorized to do so। और आपके colleagues जो है आपसे ऑब्वियसली अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते होंगे, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी। ये नहीं कि आप सबकी बात सबको बताने में लगे हुए। जब तक आपसे कहा ना जाए, आपको मतलब सामने वाला कह नहीं रहा है कि ठीक है आप किसी को बता सकते हो, तब तक आपको ये सारी चीजें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ दायित्व हैं जो आपके कलीग्स के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति होने चाहिए। हिंदी में भी सब कुछ लिखा है, मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी और सरल भाषा में करके ही बताया है। अब एक चीज देख लेते हैं, प्रोफेशनल डिवोशन क्या होता है। प्रोफेशनल डिवोशन का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक डिवोशन कह लो या विश्वास कह लो। ठीक है, भक्ति यहाँ पे मतलब बेसिकली हम डिवोशन किसे कहते हैं भाई, ईश्वर में जिसका विश्वास होता है वो उसके प्रति क्या होता है, फुल्ली कमिटेड होता है। तो यही चीज प्रोफेशन के प्रति भी होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल डिवोशन मतलब हम अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से क्या हो, प्रतिबद्ध हो। तो कमिट टू बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर टीचिंग प्रोफेशन में आप हैं और अपना प्रोफेशनल डिवोशन आप दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहना होगा। या आप अपनी प्रतिबद्धता कैसे दिखा सकते हैं, अगर मैं टीचिंग फील्ड में हूँ और लगातार मैं जो है अपने प्रोफेशनल स्किल्स को और डेवलप करना चाहती हूँ, तो मैं नई नई चीजें हमेशा सीखती रहूंगी जो मेरे को मेरे प्रोफेशन में और ज्यादा हायर पोस्ट पे लेके जा सके, मेरे लिए और ज्यादा बेहतर मेरे लिए बना सके इस प्रोफेशन को। कमिट टू बीइंग लाइफ लॉन्ग लर्नर। यूज द करिकुलम रिस्पॉन्सिबली। जो करिकुलम होता है वो आपके हाथ में एक टूल की तरह होता है जिससे आप बच्चों की क्या करते हो, डेवलपमेंट करवाते हो। तो वो करिकुलम को आपको बहुत ही जिम्मेदारी से जो है आपको यूज करना होता है। क्रॉस योर ओन फैमिली बैरियर्स एंड बिलीव्स टू मीट द नीड्स ऑफ लर्नर्स। अब देखिए, हम जिस भी परिवार से आते हैं हमारी कुछ ना कुछ सीमाएं होंगी, कुछ बैरियर्स होंगे। हो सकता है हमारे घर में जो है सब हम अलग एक रिलीजन से आते हैं, लेकिन जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास हर तरह की कम्युनिटी के बच्चे, हर कास्ट के बच्चे, हर लैंग्वेज के बच्चे मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने बैरियर्स क्रॉस करके जो लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना है। ये नहीं कि हम कुछ मानते आ रहे हैं, हम उनको बैरियर की तरह लेके चले कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे कक्षा में, हम वैसा नहीं करेंगे, हम इस रिलीजन से हम ये बिलीव करते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको वहां पर सबको समान समझना है और सभी लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही वहां पर कार्य करना है। मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर उनकी इंडिविजुअल सबकी क्या क्या जरूरत है उसको आपको ध्यान में रखना है और प्रोफेशन के प्रति सक्रिय रूप से वहां पर
आपको भागीदारी देनी है। ठीक है, ये प्रोफेशनल डिवोशन है। और जो टॉपिक आपका है टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, कोई बहुत वैसा ये भी टेक्निकल ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो। देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन होता क्या है, बेसिकली कार्य संतुष्टि कहते हैं इसे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, किसी भी व्यक्ति का परसेप्शन उसकी जॉब के प्रति क्या है, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन होता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस का। मैं कहीं काम कर रही हूँ तो उस काम से मुझे कितनी संतुष्टि मिल रही है ये कैसे पता चलेगा, मेरे साइकोलॉजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस से। मैं वहां काम करके खुश हूं या नहीं, मेरी सारी जरूरतें वहां पर पूरी हो रही है नहीं हो रही, जो मुझे सैलरी मिलती है वो मेरे जीवन यापन के लिए इनफ है या नहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगी कि मैं अपने कार्य से कितनी संतुष्ट हूँ। अगर माहौल ऐसा है ऑफिस में कि बहुत झगड़ा होता रहता है और बहुत ही नेगेटिव टाइप का माहौल है, तो ऑब्वियसली मुझे अपने कार्य से कोई संतुष्टि नहीं होगी, मैं चाहूंगी मैं फटाफट अपना जॉब चेंज कर लूं। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, एक पर्सन का परसेप्शन क्या है अपने जॉब को लेकर। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन को लॉकी ने जो है डिफाइन किया इज अ प्लेजरेबल और इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अप्रेजल ऑफ वंस जॉब। ठीक है, तो एक प्लेजरेबल और इमोशनल स्टेट, एक भावनात्मक रूप से आप कह सकते हैं एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमें पता चलता है कि नौकरी में जो हमारी नौकरी के अनुभव का जब हम मूल्यांकन करते हैं उससे हमें समझ में आता है। ठीक है, इट इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉय whether his job provides him with the outcomes he views as important। और ये कैसे पता चलेगा कि जो भी आउटकम्स या जो भी रिजल्ट मैं चाह रही थी मेरी नौकरी से, क्या वो मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वही डिफाइन करेगा कि मैं अपनी जॉब में कितनी सेटिस्फाइड हूँ। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो वैसे दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं जो हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या आ गए, जैसे कि जॉब कंटेंट, मेरा जॉब है क्या। ठीक है, कंटेंट मतलब मुझे इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। ऑक्यूपेशनल लेवल, मैं किस लेवल पे काम कर रही हूँ। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, भाई नहीं मुझे हायर पोस्ट पे जाना है, तभी मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, तभी मुझे ज्यादा इज्जत मिलेगी, तब मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पे और प्रमोशन कैसा है, वर्क ग्रुप कैसा है आपका, ठीक है, सुपरविजन कैसा होता है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। दूसरा पर्सनल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आपकी आयु, ठीक है, आप किस लिंग के हैं, एजुकेशनल लेवल आपका कितना है, मेंटल स्टेटस क्या है, एक्सपीरियंस आपको कितना है, ये सारी चीजें भी आपके पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएंगी जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जॉब जहां मिली उनको कम पैसों में भी काम करने को उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। लेकिन अगर बहुत ही वेल एक्सपीरियंस को अगर आप कम उस पे सैलरी पे रख दोगे तो ऑब्वियसली उसे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को कहीं ना कहीं डिफाइन करती है या इन्फ्लुएंस करती है। अब अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में देखें तो जॉब सेटिस्फेक्शन को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जैसे कि पहला हो गया आपका स्टूडेंट सक्सेस। ठीक है, ये हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मैं अपने जॉब में अपने टीचिंग प्रोफेशन में कितनी संतुष्ट हूँ ये कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की सक्सेस कहीं ना हमें अपनी सक्सेस जैसी दिखाई देती है। और अगर मान लो साल दर साल मेरा रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन बच्चे ज्यादातर फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट सक्सेस जो है कहीं ना कहीं हमारे जॉब के सेटिस्फेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड का मतलब हुआ कृतज्ञता। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ये फील्ड ऐसा है ना टीचिंग का, आप बच्चे जो है आपसे पढ़कर निकल चुके होते हैं, अपने किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, फिर भी कभी मार्केट में कभी हमको मिल गए तो वो कैसे पैर छूटते हैं, वो कृतज्ञ होते हैं कि हमने उन्हें पढ़ाया था। तो ये भी एक जो है ना आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन देता है कि अपने फील्ड के प्रति, कि हाँ हमने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, ये सब अपने अपने कितने कामयाब हो गए फील्ड में, और कल भी हमसे मिलते हैं तो ये हमको इस तरीके से रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो ये जो कृतज्ञता वाला भाव है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, फिर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो टीचर ज्यादा सेटिस्फाइड होगा जो लगातार अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्यरत होता है। अगर मैं अपने क्षेत्र में देखो, अगर मुझे अपना टीचिंग फील्ड बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसमें लगातार कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जो इन सर्विस जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करूंगी। अलग अलग कोई अगर ऑनलाइन भी मुझे कोई ट्रेनिंग मिल रही है तो मैं उसे करूंगी, ताकि कल को मैं इसे यूज कर पाऊँ अपने टीचिंग फील्ड में।
कोई व्यक्ति जो लगातार अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता रहता है ना, वो ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, सैलरी इंक्रीज होगी, आपका पोस्ट बढ़ेगी, ठीक है, आपको वहां पर भी लेवल्स अप किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके जॉब सेटिस्फेक्शन में हेल्प करती है। फिर है वर्क एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली ये तो करता ही है, ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं, स्कूल क्लाइमेट कैसा है, स्कूल का मतलब माहौल कैसा है, आपके स्कूल लीडर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, जो अन्य लोग कार्य कर रहे हैं उनके साथ कैसा है, कलीग्स के साथ कैसा है। अगर माहौल झगड़े वाला होगा तो हर आप ऑब्वियसली अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन अगर माहौल बहुत पॉजिटिव है तो आपको स्कूल जाना भी अच्छा लगेगा, है ना। फिर है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर्स जो है अक्सर यहाँ पर देखो उन्हें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है, और कई बार ऐसा होता है उन्हें ग्रुप में भी काम करना होता है। तो ये अब डिपेंड करता है कि वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको दी जाती है वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, लेकिन कभी कभी टीचर्स को ग्रुप में काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये पर्सनल मैटर है वैसे कि किसको किस चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। फिर है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। अगर स्कूल आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहा है, लगातार आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप चलिए अब आप ये वाले स्पोर्ट्स मीट संभालिए, या अब आप बच्चों को या इस वाले टूर पर लेके जाइए, तो जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आगे आपको कोई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जा रहा है कि आप ये ट्रेनिंग लेकर आइए ताकि हम आपको फिर इसमें कोऑर्डिनेटर बना सकें, तो ये सारी चीजें जब आपको मिलती हैं तो ऑब्वियसली आप अपने जॉब से ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है। फिर है सैलरी। ऑब्वियसली ये तो रोल प्ले करेगा ही करेगा। सैलरी डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरी आपको मिल रही है उसमें आप ठीक से जीवन यापन कर पा रहे हो, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही नहीं हो रही, ये आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करेगा। और फिर है जॉब स्ट्रेस। आपके ऊपर कितना स्ट्रेस डाला जा रहा है, आपको क्या स्कूल टाइमिंग के बाद भी रोकने के लिए कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा कॉपीज दी जा रही है, नहीं ये भी काम करिए वो भी काम करिए, बहुत सारे आपको भार दे दिए गए हैं कि आप ये वाली ड्यूटीज भी संभालिए, वाली ड्यूटीज भी संभालिए। तो जॉब स्ट्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को। और फिर है आपका कैंपस रूल्स एंड रेगुलेशन। जहां आप काम कर रहे हैं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइमिंग्स क्या है, तो वो भी आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये है आपका टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जॉब सेटिस्फेक्शन वाला टॉपिक। तो आई होप ये दोनों यूनिट्स के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप एक लाइक जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप हमसे कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें हर तरीके के कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कोई कंप्लीट कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू या कोई मॉक टेस्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारी ऐप को विजिट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये 15 डेज सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।